सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को इलीगल नहीं ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। लेकिन कैसी विडंबना है कि ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन के 60% के आंकड़े को, उसके दायरे को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया। तो असल कहानी यही है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग आपके नहीं हैं, आपके लोग मीडिया में नहीं हैं, आपके लोग एकेडमिक्स में नहीं हैं, आपके लोग जुडिशरी में नहीं हैं, आपके लोग न्यायपालिका के दूसरे स्तरों में भी नहीं हैं। आपके पास अच्छे एडवोकेट नहीं हैं, आपके पास अच्छे न्यायाधिकर्ता नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं इस देश में हैं और उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने सामाजिक आर्थिक बदलाव में आंकड़ों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। अगर आपने इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके आपने आंकड़ा निकाला, तो आपने उसका फॉलोअप क्यों नहीं शुरू किया? आपने कहा कि हम 65% रिजर्वेशन ले जाएंगे। सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल संपदा, संपत्ति और अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी का भी है। आप उसमें आपने कोई काम नहीं किया। राज हमारे पास आ गया है, तो ये राज हमारे पास ही रहे। इस राज में वो हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहते थे और सच यही है कि इसी की वजह से जाति जनगणना को एक निकृष्ट घटनाक्रम बना दिया गया, एक निकृष्ट चीज बना दिया गया कि हम किसी कीमत पर जाति जनगणना नहीं होने देंगे। 1931 के बाद तो कोई जनगणना ही नहीं की गई जाति के आधार पर, तो क्या जातिवाद कम हो गया? नहीं हुआ ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लॉजिक बकवास है कि अगर हम जाति की गणना कराएंगे तो जातिवाद फैलेगा। हमारे समय लोग कहते थे कि ये एडिटर हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, रिसर्च एडिटर हैं, ये फीचर एडिटर हैं, ये न्यूज़ एडिटर हैं। आजकल कहते हैं आई एम डेटा एडिटर। तो अगर मीडिया के पास डेटा एडिटर आज हो रहे हैं, तो हम सरकार, प्रशासन, समाज, राजनीति, उनके पास डेटा क्यों ना हो? सोशल जस्टिस आर्मी और रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन दोनों संगठनों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर ये संगोष्ठी पटना विश्वविद्यालय के मशहूर पटना कॉलेज के इस हॉल में आयोजित की और मुझे अच्छा लगा। खासकर छात्र युवा आए हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप सबको मालूम होगा कि अपने देश में जो जनगणना का दौर है वो बहुत पहले से चलता रहा है। ये अंग्रेज़ों के समय शुरू हुई और 1931 तक जनगणना जो है जातिवार होती रही, बल्कि उसके बाद भी हुई, जो 10 साल के बाद जो होती है। लेकिन वर्ल्ड वार के कारण उसका जो डेटा है वो पब्लिश नहीं कराया जा सका। तो जो आखिरी जनगणना, जो जातिवार जनगणना है भारत के पास, जिसका डेटा उपलब्ध है, वो 1931 तक ही है। अब आप देखिए कितनी अजीब विडंबना है कि 1931 तक जो जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि उसी का डेटा पब्लिक हुआ, उसके बाद जो हुई थी जनगणना वो वर्ल्ड वार के कारण स्थगित हो गई। तो उसी 1931 की जनगणना के आधार पर जो जाति के आंकड़े हैं, इस देश का प्रशासन, शासन, कोर्ट कचहरी, मीडिया, सोशल साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, सारे उसी के आधार पर अपने अनुमान लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अखबारों में अक्सर छपा करता है जब चुनाव आते हैं कि नालंदा संसदीय क्षेत्र में इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने भूमिहार, इतने राजपूत, इतने ब्राह्मण हैं, इतने दलित हैं। ये कहाँ से छपता है? एससी एसटी का तो मैं समझ सकता हूँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके डेटा उपलब्ध होते हैं हमारी जनगणना में, उन काउंट किया जाता है। लेकिन जो दूसरी बिरादरियों का जो डेटा मीडिया प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, उसका सोर्स क्या है? सिर्फ अनुमान, जिसको जो चाहा वो लिख दिया। क्योंकि एक परफॉर्मा बना हुआ है, एक ब्लूप्रिंट पहले से दिमाग में है कि 1931 में इतना रहा, तो लोग चलाए जा रहे हैं सदियों से, कई दशकों से, तो वो चला आ रहा है। इसी आधार पर जितने आयोग बने अपने देश में, उसमें भी उसी तरह की आंकड़ेबाजी का अनुमान चलता रहा। कोई ठोस आंकड़ा नहीं। राष्ट्रीय स्तर की बात मैं कर रहा हूं।
तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है कि आप देश के लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं। आपने एक बेहतरीन संविधान एडॉप्ट किया है और उस संविधान में क्या कहा गया है, उस संविधान में जो जो बातें कही गई हैं, क्या आप समझते हैं कि वो आंकड़ों के बगैर, असेसमेंट और आकलन के बगैर क्या उनको अचीव किया जा सकता है? आप तो ये डेटा पूरी दुनिया में आप देखिए, आजकल तो डेटा एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी में जर्नलिज्म कर रहे हैं वो बोलते हैं अपने को, हमारे समय लोग कहते थे कि ये एडिटर हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, रिसर्च एडिटर हैं, ये फीचर एडिटर हैं, ये न्यूज़ एडिटर हैं। आजकल कहते हैं आई एम डेटा एडिटर। तो अगर मीडिया के पास डेटा एडिटर आज हो रहे हैं तो हम सरकार, प्रशासन, समाज, राजनीति, उनके पास डेटा क्यों ना हो? तो डेटा कितनी जरूरी चीज है ये इतिहास में देखा जा सकता है, वर्तमान में देखा जा सकता है, एकेडमिक्स में देखा जा सकता है, मीडिया में देखा जा सकता है, हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि अपनी सरकार ने इस पर कभी काम नहीं किया कि जातियों के आंकड़े आप ले रहे हैं, कुछ जातियों के आप ले रहे हैं, SC ST का आप ले रहे हैं ना, हर जनगणना में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आप माइनॉरिटीज कम्युनिटी को ले रहे हैं, तो क्या ऐसा आपके पास आपकी परेशानी है कि डिस्पाइट आपकी OBC को रिजर्वेशन आप दे चुके हैं, SC ST के समय नहीं मिला था, जब उनको मिला तो, लेकिन बाद में आपने दिया। जब 90 में VP सिंह ने अनाउंस किया, उसके 2 साल के बाद आपको देना पड़ा। तो देने के बावजूद आज तक आपने डेटा नहीं दिया कि OBC भारत में कितने हैं, और आपने कभी महसूस नहीं किया, चाहे जितनी सरकारें आई गई इस बीच में। तो मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल साबित होता है कि हमारी सरकार में बैठे जो लोग हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, वो हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में जाति जनगणना हो। अंग्रेज चाहते थे कि जाति जनगणना हो। ये लगता था कि इसमें आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो हमको फैसला अपने पक्ष में लेने में आसानी रहेगी, यानी ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में। तो उन्होंने आंकड़े पर काम किया और आंकड़े लाए जातियों के। लेकिन जो लोग बाद में आए उनके दिमाग में क्या था? उनको लगता था कि अब राज हमारे पास आ गया है, तो ये राज हमारे पास ही रहे। इस राज में वो हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। और सच यही है कि इसी की वजह से जाति जनगणना को एक निकृष्ट घटनाक्रम बना दिया गया, एक निकृष्ट चीज बना दिया गया कि हम किसी कीमत पर जाति जनगणना नहीं होने देंगे, और जबरन ऐसा किया गया। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट थे, जो राजनेता थे, जो सत्ताधीश थे, वो सभी एक वर्ग एक वर्ण के थे। न्यायपालिका में भी वही लोग थे और आज भी वही लोग हैं। टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। एकेडमिक्स में वही लोग थे, आज भी कमोबेश वही लोग हैं। 2020 तक भारत के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 9 प्रोफेसर केवल थे। यहां बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं, बहुत सारे एसोसिएट भी होंगे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 2020 तक इस देश में जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के हैं उसमें केवल 9 कन्फर्म प्रोफेसर थे। प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट थोड़े ज़्यादा थे। आज की तारीख में भी उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। कुछ 100 प्रोफेसर जरूर हुए हैं, लेकिन परसेंटेज आज भी बहुत कम है। उसका आंकड़ा मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो हमारा आज का विषय नहीं है। तो स्थिति यह है, जुडिशियरी को वो हाल देखते हो, ब्यूरोक्रेसी का वो देखते हैं, एकेडमिक्स का वो देखते हैं। तो चारों तरफ से ये कहा जाता रहा, जब भी जाति जनगणना की बात आती थी नेताओं द्वारा, OBC के, दलित समाज के या पिछड़े वर्ग के अन्य, कि नहीं ये इससे तो जात पात फैलेगा। अरे भाई, 1931 के बाद इस देश में जातिवार जनगणना नहीं हुई, तो क्या जातिवाद और कास्टिज्म जो है कम हो गया? 1931 के बाद तो कोई जनगणना ही नहीं की गई जाति के आधार पर, तो क्या जातिवाद कम हो गया? नहीं हुआ ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लॉजिक बकवास है कि अगर हम जाति की गणना कराएंगे तो जातिवाद फैलेगा। कैसे फैलेगा? SC ST का आप काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये फॉर्मेटिव एक्शन है, आरक्षण का लागू किया है आपने सिद्धांत, तो ये जरूरी है जानना कि कितने परसेंट, कब, कितनी, किसकी संख्या बढ़ रही है, और उसके आधार पर चीजें निर्धारित की जाती हैं।
लेकिन ओबीसी का आप कराना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हम अपर कास्ट का नहीं कराएंगे, ओबीसी का नहीं कराएंगे। देखिए, ये डेटा का सवाल केवल डेटा का नहीं है। डेटा तो आपके पास बिहार सरकार ने लाया है 1 साल पहले अभी, लेकिन आंकड़े अपने आप में वो पर्याप्त नहीं है जब तक कि उनके लिए काम न हो। अगर सिर्फ आंकड़े अगर आपके पास रहेंगे तो वो झुनझुना की तरह केवल बजेंगे, उनसे कुछ निकलेगा नहीं। और 1 साल का ये जो दौर है, 1 साल के दरमियान मुझे तो ऐसा ही लगा कि बिहार में जातिवार सर्वेक्षण को एक झुनझुना बना दिया गया है, उस पर कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। अगर आपने इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके आपने आंकड़ा निकाला, तो आपने उसका फॉलोअप क्यों नहीं शुरू किया? आपने कहा कि हम 65% रिजर्वेशन ले जाएंगे। सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल संपदा, संपत्ति और अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी का भी है। आप उसमें आपने कोई काम नहीं किया। पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, 65% रिजर्वेशन को। वर्चुअली वो 75% है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को इलीगल नहीं ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। लेकिन कैसी विडंबना है कि ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन के 60% के आंकड़े को, उसके दायरे को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया, और वो अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। और बिहार सरकार के पास जिस तरह के पैरवीकार हैं, जिस तरह के आर्गू करने वाले लोग हैं सरकार की तरफ से आंकड़ों के पक्ष में, अपने फैसले के पक्ष में, अब वो उनके बारे में मैं क्या कहूं। तो असल कहानी यही है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग आपके नहीं हैं, आपके लोग मीडिया में नहीं हैं, आपके लोग एकेडमिक्स में नहीं हैं, आपके लोग जुडिशरी में नहीं हैं, आपके लोग न्यायपालिका के दूसरे स्तरों में भी नहीं हैं। आपके पास अच्छे एडवोकेट नहीं हैं, आपके पास अच्छे न्यायाधिकर्ता नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं इस देश में हैं, और उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने सामाजिक आर्थिक बदलाव में आंकड़ों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया।